गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ थर्मोसाइफन। फ्रेंड्स, आज थर्मोसाइफन के लेक्चर में बेसिकली हम ये चीज़ देखेंगे कि थर्मोसाइफनिंग क्या होती है, इसका कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बेसिकली हम ये समझते हैं कि थर्मोसाइफन क्या होता है। फ्रेंड्स, इट इज अ मेथड ऑफ पैसिव हीट एक्सचेंज बेस्ड ऑन नेचुरल कन्वेक्शन व्हिच सर्कुलेट्स अ फ्लूइड विदाउट द नेसेसिटी ऑफ अ मैकेनिकल पंप। फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन को आप कायदे से समझिए तो ये बेसिकली फ्लूइड का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होता है विदाउट द हेल्प ऑफ अ पंप। फ्रेंड्स, जब फ्लूइड मेरा एक जगह से दूसरी जगह अपने आप मूव करता है बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प के, लाइक पंप, तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं थर्मोसाइफनिंग। फ्रेंड्स, अब लिक्विड मेरा एक जगह से दूसरी जगह अपने आप क्यों मूव करने लगा, ये सवाल पैदा होता है। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम किसी फ्लूइड को हीट अप करते हैं तो उसकी डेंसिटी मेरी डिक्रीज करती है, और जब भी कोई जो फ्लूइड है वो मेरा ठंडा होगा, हमेशा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो फ्रेंड्स, जिस भी मटेरियल की डेंसिटी कम होगी वो मटेरियल हमेशा ऊपर की तरफ मूव करता है, और जिस भी मटेरियल की डेंसिटी मेरी ज्यादा होगी वो मटेरियल बेसिकली मेरा नीचे की तरफ मूव करता है। लाइक फ्रेंड्स, यहां पे देखिए, ये पानी से भरा हुआ एक टैंक है, यहां से ये लाइन आ रही है, ये आपकी लाइन जा रही है एक सोलर पैनल में। सो फ्रेंड्स, सोलर पैनल में बेसिकली सनलाइट पड़ रही है जिसकी वजह से ये जो फ्लूइड है ये फ्लूइड आपका गर्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही ये फ्लूइड गर्म हुआ तो क्या होगा, इसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज करेगी, तो ये फ्लूइड आपका ऊपर की तरफ मूव करने ना चाहेगा और इस टैंक में हॉट वाटर, ऊपर की तरफ से हॉट वाटर आएगा और नीचे की तरफ से जो ठंडा पानी है वो ठंडा पानी बेसिकली यहां मूव करता रहेगा, और ये साइकिल बेसिकली आपकी चलती रहती है। सो फ्रेंड्स, दोबारा समझिएगा, थर्मोसाइफनिंग बेसिकली एक प्रिंसिपल होता है जिसमें आपका जो भी फ्लूइड है वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप मूव करता है विदाउट द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल सोर्स लाइक अ पंप। फ्रेंड्स, अब सवाल ये आता है कि थर्मोसाइफनिंग का यूज हम कहां पे करते हैं। So friends, thermosiphoning is used for the circulation of liquids, volatile gases in heating and cooling applications such as heat pump हो गया, water heater हो गया, boiler हो गया और मेरे furnaces हो गए। So friends, इन सारी जगह पे बेसिकली हम आपका थर्मोसाइफनिंग का जो प्रिंसिपल है उसका यूज करते हैं। So friends, होप आपको थर्मोसाइफनिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, थर्मोसाइफनिंग के प्रिंसिपल के लिए बेसिकली आपको जो सेम फ्लूइड है उसमें बेसिकली अलग अलग टेम्परेचर्स चाहिए, जिसकी वजह से वहां पे एक डेंसिटी का डिफरेंस क्रिएट होगा और उस डेंसिटी डिफरेंस की वजह से आपका मूवमेंट होता है। सो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ये फ्रेंड्स देखिए, ये ऑयल सीलिंग का पॉट है। ये ऑयल बेसिकली आपने देखा होगा, जो भी आपके बेसिकली जो प्रेशर यूनिट्स होती हैं, लाइक आपके बेसिकली ग्लास लाइन रिएक्टर्स जो होते हैं उनके ऊपर आपने ये लगा हुआ देखा होगा। सो फ्रेंड्स, इसको बेसिकली हम बोलते हैं थर्मोसाइफनिंग पॉट। इसमें बेसिकली हम ऑयल भरते हैं। इसका फ्रेंड्स काम क्या होता है वो समझिएगा। थर्मोसाइफनिंग वेसल इज बेसिकली यूज्ड एज ए स्टोरेज एंड प्रेशराइजिंग यूनिट। इसको एज ए स्टोरेज और प्रेशराइजिंग यूनिट यूज किया जाता है। इसको बेसिकली हम यूज करते हैं जहां पे मेरी डबल मैकेनिकल सील्स होती हैं, लाइक ग्लास लाइन रिएक्टर के केस में मेरी डबल मैकेनिकल सील्स का हम यूज करते हैं। इसका फ्रेंड काम क्या रहता है, एक तो ये आपका लुब्रिकेशन देता है, आपका जो भी मींस आपका एजिटेटर मूव कर रहा है ये वहां पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। एंड सेकंड, इसका काम रहता है कि ये सील के जो फेसेस रहते हैं उसको कूलिंग प्रोवाइड करता है। सो फ्रेंड्स, दोबारा समझिएगा, इसके बेसिकली दो पर्पज रहते हैं। एक तो पर्पज ये रहता है, ये आपका बेसिकली लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है आपका जहां पे एजिटेटर मूव कर रहा है वहां पे, और दूसरा ये आपका जो सील के फेसेस हैं वहां पे ये कूलिंग प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स, इसमें जो बेसिकली मूवमेंट होता है, ये यहां से, ये देखिए, यहां से एक पाइप निकल के आपका नीचे की तरफ जाता है सील पे, और बेसिकली होता क्या है कि वो जो सील आपकी कनेक्टेड रहती है, रिएक्टर जब आपका एजिटेटर मूव करता है तो आपकी सील गर्म होती है, तो जो भी आपका यहाँ पे मटेरियल भरा हुआ है, चाहे वो ऑयल हो चाहे और कोई फ्लूइड हो, जो सील के कांटेक्ट में आएगा उसकी डेंसिटी डिक्रीज करेगी, तो वो डेंसिटी डिक्रीज करने की वजह से अपने आप इसमें ऊपर मूव करेगा, और इसके अंदर जो भरा हुआ ठंडा लिक्विड है वो लिक्विड आपका
नीचे की तरफ जाएगा और ये साइकिल बेसिकली कॉन्टिन्यूस चलती रहती है। सो फ्रेंड्स दोबारा समझिएगा, इसके अंदर आप ऑयल या फिर कोई भी कंपैटिबल मटेरियल आप भर सकते हैं। ये क्या करता है, आपकी मैकेनिकल सील, आपकी जो भी रिएक्टर की सील रहती है ग्लास लाइन रिएक्टर की, बेसिकली वो आपकी हीटअप होती है। तो हीटअप होने की वजह से क्या रहेगा, जो इसके अंदर भरा हुआ ऑयल है वो ऑयल ठंडा रहेगा या फिर वो फ्लूइड ठंडा रहेगा और वो नीचे की तरफ मूव करेगा, और नीचे जो सील के कांटेक्ट में आया हुआ मटेरियल है वो गर्म हो जाएगा और वो बेसिकली ऊपर की तरफ आपका मूव करके आ जाता है, और ये साइकिल की वजह से आपका कूलिंग इफेक्ट हमें मिलता है। सो फ्रेंड्स, अगर हम थर्मोसाइक्लिंग पॉट की बात करें तो नियर अबाउट ये 3/4 फिल्ड रहता है विद द लुब्रिकेटिंग बफर लिक्विड। ऐसे लिक्विड से बेसिकली हम इसको फिल करते हैं जो मेरा जो अंदर पड़ा हुआ मटेरियल है रिएक्टर के अंदर वो उसके साथ में कंपैटिबल हो। उसके साथ में अगर बाय द वे आपकी सील फेलियर भी हो जाती है तो भी कोई गलत मींस रिएक्शन ना हो, वो कंपैटिबिलिटी हम चेक करते हैं। सेकंड, जो 1/4 पोर्शन होता है टॉप का, उसमें बेसिकली हम नाइट्रोजन प्रेशर हमेशा मेंटेन करके चलते हैं, और ये जो नाइट्रोजन प्रेशर होता है ये बेसिकली आपका जो रिएक्टर का प्रेशर होता है उसका 1.5 टाइम्स होता है, ताकि किसी भी तरीके से आपकी सील से लीकेज ना हो। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो आपका ये पॉट है, ये पॉट बेसिकली 3/4 भरा रहता है आपका ऑयल से या फिर किसी वैसे मटेरियल से जो आपका रिएक्टर के अंदर पड़े हुए मटेरियल के साथ में कंपैटिबल होता है। एंड फ्रेंड्स सेकंड चीज, इसका जो शुरू का 1/4 पोर्शन होता है उसमें बेसिकली हम आपका उसके नाइट्रोजन गैस से फिलअप करते हैं, जिसका काम ये रहता है, उसका जो प्रेशर होता है वो रिएक्टर के प्रेशर से बेसिकली 1.5 kg ज्यादा रखा जाता है, ताकि कभी भी आपका बेसिकली अगर कोई फेलियर होता है तो उस फेलियर के केस में आपका कोई भी मटेरियल रिएक्टर से बाहर की तरफ ना आ सके। फ्रेंड्स, अगर आप थर्मोसाइक्लिंग की बात करते हैं तो थर्मोसाइफन रिबॉयलर्स ये थर्मोसाइक्लिंग प्रिंसिपल का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। फ्रेंड्स, थर्मोसाइक्लिंग रिबॉयलर्स के केस में बेसिकली अंदर आपका टेम्परेचर ज्यादा रहता है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका बेसिकली मटेरियल भरा हुआ है, ये आपने यहाँ पे रिबॉयलर लगा रखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बेसिकली आपको जो मटेरियल हीटअप होगा उसकी डेंसिटी डिक्रीज करेगी, तो वो मटेरियल आपका अंदर की तरफ मूव करेगा, और जो यहाँ पे पड़ा हुआ मटेरियल है वो ठंडा है, वो मटेरियल आपका नीचे की तरफ मूव करेगा। सो फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो मूवमेंट है इसमें किसी भी पंप की जरूरत नहीं पड़ती है, ये जस्ट आपका टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपका डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होता है, और ये मूवमेंट अपने आप ही बॉयलर के थ्रू मटेरियल इसमें सर्कुलेट करता रहता है। सो फ्रेंड्स, थर्मोसाइफन रिबॉयलर्स एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है थर्मोसाइक्लिंग प्रिंसिपल का। यहाँ पे फ्रेंड्स लिक्विड जो मूव करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस, वो बेसिकली प्रेशर डिफरेंस की वजह से मूव करता है, जो आपका बेसिकली क्रिएट होता है ड्यू टू आपका डेंसिटी डिफरेंस जो क्रिएट होता है आपके टेम्परेचर के वेरिएशंस की वजह से। सो फ्रेंड्स, अब हम बेसिकली बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेस की थर्मोसाइक्लिंग की, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है, दीज आर पैसिव डिवाइसेस, दे डोंट रिक्वायर एक्सटर्नल पंपिंग। यहां पे किसी भी तरीके के एक्सटर्नल पंपिंग की जरूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से ये काफी सिंपलर हो जाता है एंड इज मोर रिलायबल टू यूज। सेकेंड, सिंस द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स एट क्रायोजेनिक टेम्परेचर इज क्वाइट लो। जो क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स रहते हैं वहां पे थर्मल कंडक्टिविटी काफी कम होती है मटेरियल्स की। सो इन दैट केस जो थर्मोसाइक्लिंग का प्रिंसिपल है उससे मेरे को जो हीट ट्रांसफर मिलता है वो काफी ज्यादा मिलता है, जो सॉलिड कंडक्शन के रेट से ज्यादा होता है आपका। सो फ्रेंड्स, होप आपको एडवांटेजेस क्लियर हो गए होंगे थर्मोसाइफन के। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बेसिकली थर्मोसाइक्लिंग के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है इट इज ग्रेविटी ड्रिवेन। ये बेसिकली ग्रेविटी ड्रिवेन होते हैं, जो भी मूवमेंट है वो वाया ग्रेविटी अपने आप ही होता है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस ओनली। सेकेंड, the distance between the top and bottom of the thermosiphon must be sufficiently large to set up a natural convection flow needed। जो आपका डिफरेंस होता है between the top and the bottom of the thermosiphon वो सफिशिएंट लार्ज होना चाहिए, ताकि अपने आप वो लिक्विड के मूवमेंट को आपका सपोर्ट करे वाया नेचुरल कन्वेक्शन। जो डिजाइन होता है थर्मोसाइफन लूप्स का वो काफी केयरफुली करना चाहिए टू अवॉइड पॉकेट्स, ताकि गलती से भी कहीं पे कुछ ट्रैप ना हो, कुछ वेपर्स ट्रैप ना हो, बिकॉज अगर वैसा हो जाएगा तो आपका जो कन्वेक्शन का फ्लो है वो आपका नहीं हो पाता है। द फोर्थ वन,
जो पैसिव नेचर होता है थर्मोसाइफन का, वो कई बार लिमिट कर देता है आपके कूलिंग सिस्टम को, हैज फॉर डीलिंग अनएक्सपेक्टेड हीट लोड्स, जिसकी वजह से आपके जो हीट लोड्स हैं वो कई बार आपके बढ़ जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो आपका मूवमेंट है वो कोई पंप नहीं करवा रहा है, वो बेसिकली आपका अपने आप हो रहा है। तो ये जो पैसिव नेचर है, इसकी वजह से कई बार आपको कूलिंग सिस्टम्स में प्रॉब्लम आ सकती है। सो फ्रेंड्स, थर्मोसाइफनिंग के लेक्चर में बेसिकली इतना ही। कल के लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे लाइन साइजिंग के बारे में। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।